हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिक्ट क्लासेस। मैं विपुल दीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर तक आपको याद हो तो चलिए मैं थोड़ा सा डिस्पोजल की बात करता हूं। हमने वेस्ट डिस्पोजल के अंदर सॉलिड वेस्ट तक पढ़ लिया था, ठीक है। सॉलिड वेस्ट के अंदर हमने क्या किया था, सबसे पहला मेथड जो है हमारा क्या पढ़ा था, सैनिटरी लैंडफिलिंग पढ़ लिया था। क्या मैंने यहाँ पर कैप सिस्टम बताया था? बिल्कुल, मैंने यहाँ पे कैप सिस्टम बताया था। क्या आप में से कुछ लोगों ने कैप सिस्टम पढ़ लिया होगा, रिवाइज भी कर लिया होगा, ठीक है जी। अब अपन क्या करेंगे, ये जो सॉलिड वेस्ट का टॉपिक है इसको मैं लेक्चर के अंदर, एक लेक्चर के अंदर कंटिन्यू कर दूंगा, जिसमें आपको पायरोलिसिस और इंसिनरेशन आगे वाले जो मेथड है वो मिल जाएंगे। इस लेक्चर के अंदर हम क्या करते हैं, जो आपका बायोमेडिकल वेस्ट है उसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर आपको कंप्लीट बायोमेस जो अपना बायोमेडिकल वेस्ट है, इसका ट्रीटमेंट, इसका डिस्पोजल, सारी चीजें हम क्या कर लेंगे यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, जो आपको बात याद रखनी है ना, स्टार मार्क करनी है, वो बात क्या है, वो ये है कि जो आपका बायोमेडिकल, समझ रहे हो, आपका क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स, है ना। ये आपको याद रखने हैं, मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स। ये कब आए थे, पहली बार, ठीक है। रिवाइज हो गए, आगे फर्दर बार है, लेकिन पहली बार का जो आपका ईयर ना वो आपको जरूर याद रखना है। ये आए थे 1998 के अंदर। अच्छा जी, अब ये कवर किसके अंदर किए गए, ये आपके इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कवर किया गया इनको, ठीक है। देखो कोई चीज होती है, एक बुक के अंदर क्या होता है, अपने को बहुत सारी चीजें मिलती हैं, वैसे ही एक बुक, बड़ी बुक क्या है आपका, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है। और वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये आपकी एक बड़ी बुक है 1986। उसी बुक के अंदर एक छोटा सा भाग है आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स, जो कब ऐड किए, सबसे पहले 1998 में ऐड किए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले बायोमेडिकल वेस्ट की। होता क्या है, देखो नाम से समझ में आ रहा है, बायोमेडिकल वेस्ट मतलब क्या, यहाँ पर मेरा ये सारा वेस्ट है क्या, नर्सिंग होम का, क्या मेरा यहाँ पर हॉस्पिटल का वेस्ट है क्या, बिल्कुल जी ये भी है। क्या मेरा यहाँ पर लेबोरेटरीज से निकला हुआ वेस्ट भी है क्या, बिल्कुल ये भी है। आप जितना भी देखते हो लेबोरेटरी का, हॉस्पिटल का, नर्सिंग होम का, जितना भी आपका वेस्ट है वो सारा क्या आएगा, बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी के अंदर आएगा, ठीक है जी। अच्छा, इस वेस्ट से हमें दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये देखो, आप जो भी यहाँ पर, क्या आपकी सिरिंजेस यूज होती हैं, क्या आपकी यहाँ पर बोटल्स यूज होती हैं, क्या यहाँ पर ऐसे न जाने और कितने ही सारे आपके इक्विपमेंट हैं, या छोटे छोटे मैं बात करूं ऐसे शार्प वेस्ट हैं जो क्या कर सकते हैं, एक ह्यूमन की बॉडी को कभी भी हार्म कर सकते हैं। अच्छा, ऑन एवरेज अगर अपने बात करें, ऑन एन एवरेज में एक बात कर रहा हूं कि इंडिया के अंदर हर दिन मैं क्या कर रहा हूं, डेली आपको क्या होगा, आपका जो वेस्ट जनरेशन है वो कितना है, 1.45 जीबी है पर पर्सन, ठीक है जी, पर पर्सन। अगर मैं क्या बात कर रहा हूं, यहाँ पर हॉस्पिटल से जनरेटेड आपका जो वेस्ट है वो कितना है, वो आपका 1.45 केजी है, ठीक है। ऑन एवरेज हमने बात करी 1.45 केजी आपका पर पर्सन, ठीक है, पर डे हॉस्पिटल के अंदर से आपका वेस्ट जनरेट होगा, ठीक है। जितनी पॉपुलेशन उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं इसी वेस्ट की बात करूं और थोड़ा सा चलूं कहां पर, यूएस की तरफ, है ना, बाहर चलो, तो यहाँ पर क्या होता है, आपको जो वेस्ट मिलता है वो 15 to 20% है, समझ रहे हो आप, 15 to 20% है आपका टोटल, जितना भी टोटल प्रोड्यूस हुआ उसका 15 to 20% है जो आपको पर पर्सन के हिसाब से मिलता ही मिलता है। और यहाँ पर एक चीज देखो, पता है क्या है वो चीज, ये जो आप 15 से 20% जो इनका ये वेस्ट डेवलप हो रहा है, इसके अंदर क्या है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, ठीक है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू है। और इंडिया वाला जो वेस्ट है ना, ये वाला जो आप पढ़ते हो, हमारा बायोमेडिकल वेस्ट है, चाहे हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू कम है। और उसका कारण क्या है कैलोरीफिक वैल्यू कम होने का, देखो मॉइस्चर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सॉलिड वेस्ट के लिए। क्यों है प्रॉब्लम, देखो जिस भी मटेरियल के अंदर क्या होगा, आपका मॉइस्चर होगा, क्या उसे अगर हम इंसिनरेट कर रहे हैं, क्या हमें ड्राई करना पड़ेगा, बिल्कुल ड्राई करना पड़ेगा। अगर हम लैंडफिल कर रहे हैं तो क्या उस केस के अंदर मॉइस्चर हमें दिक्कत देगा, नहीं देता, ठीक है। उस केस के अंदर लीचेंट की बात अलग है ना, वो अभी मैं कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि आपको जिस वेस्ट को डिस्पोजल करना है, उस वेस्ट के अंदर अगर मॉइस्चर है तो क्या आपको ड्राई करना पड़ेगा, बिल्कुल। डिस्पोजल के लिए मॉइस्चर को तो हटाना जरूरी है ना। अब देखो यहाँ पर दो टर्म आती है, एक से तो आपको इंट्रोड्यूस रहना पड़ेगा, और वो टर्म है आपकी एक्वस, है ना। एक्वस क्या होता है, देखो एक्वस सॉल्यूशन बोल दूं मैं, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन भी छोड़ो, आप यू बोल लो कि एक्वस लिक्विड या एक्वस मिक्स। तो ये कौन सा मिक्स होता है, जैसे एक्वस बोला जाएगा जहां पर आपकी 60% क्या होती है, मॉइस्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जनरली अगर आप किसी भी वेस्ट को क्या कर रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो, तो वहां पर कितना प्रतिशत मॉइस्चर आपका रहना चाहिए, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट डेट है। देखो 60% वाला है ना, ये तो मैंने किसके लिए बताया आपको, एक्वस के लिए बताया कि एक्वस
लिक्विड वेस्ट किसे बोला जाएगा। चलिए जी, अब मैं आपको दे रहा हूं जनरल, अगर आप किसी भी सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज कर रहे हो तो वहां पर एक निश्चित अमाउंट के अंदर है ना, एक फिक्स्ड अमाउंट के अंदर मॉइस्चर आपको चाहिए, और वो कितना है, वो है आपका 55%। ये आपको याद रखना है, ये 55% आपको याद रखना है, ये आपका नेसेसरी है। अगर आप किसी भी वेस्ट से एनर्जी लेना चाहते हो डिस्पोजल करके, तो इतना प्रतिशत आपका मॉइस्चर उसके अंदर होना चाहिए। 55% आपका जो है मॉइस्चर कंटेंट, ये कंपलसरी है, ये होना ही चाहिए। अगर आप वेस्ट को क्या कर रहे हो, डिस्पोजल कर रहे हो, तो इतना होना चाहिए, इतना होगा तभी आपका ऑर्गेनिक मैटर जो है वो जल्दी क्या हो पाएगा, डिकम्पोज हो पाएगा। जनरली होता क्या, जब भी आप कोई चीज डिकम्पोज करते हो तो विद इन द 2 to 3 डेज आपकी जो माइक्रोबायोलॉजिकल है ना एक्टिविटी बोल लू, मैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी बोल लू, मैं ये बोल लू कि अगर बैक्टीरिया जो है वो क्या कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है। डिकम्पोज कितने दिन के अंदर स्टार्ट कर देता है, ये 2 to 3 डेज के अंदर स्टार्ट कर देता है। ठीक है जी, चलिए ये 55 to 20% जो मैंने लिखा ना आपको, हाई कैलोरीफिक वैल्यू तो अलग है, लेकिन ये 55 to 20% जो है ये क्या है हैजार्डस वेस्ट भी है एक तरीके का। क्यों, मेडिकल वेस्ट है, तो ऑब्वियसली बात है ना कि किसी ना किसी के तो यूज करी गई होगी, और क्या वहां पे इन्फेक्टेड होगी क्या, बिल्कुल। कई बार आप देखा होगा सिरिंजेस की वजह से जो आपका ये होते हैं कई यूज कर लिए जाते हैं, तो क्या होता है दूसरे पर्सन को भी क्या करते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं। और अगर मैं एक डेटा की बात करूं तो इंडिया के अंदर हर सेकंड जो आपका मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड पर्सन है, चाहे वो आपका क्या हो, नर्सेस हो, चाहे वो आपके डॉक्टर हो, इनमें से कोई भी एक हफ्ते के अंदर 2 बार तो इंजरी ले लेता है। और वो इंजरी का कारण क्या है आपका, ये सारा का सारा वेस्ट, आपका बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है जी, अब ये तो मैंने आपको बता दिया, इसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया कि क्या है, क्यों प्रॉब्लम है, हमें कितना क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा इसके जो हैंडलिंग रूल्स है उनके अंदर क्या दिया हुआ है ना, जो मैंने आपको बताया 1998 वाले। चलिए बात करते हैं सबसे पहले आपके बायोमेडिकल जो मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स है उनके बारे में। बायोमेडिकल, ठीक है, मैं यहाँ पे रूल्स लिख रहा हूं, सिर्फ रूल्स 1998। यहां पर क्या किया गया, देखो बायोमेडिकल भी जो आपका वेस्ट है ना, ये भी 2 तरीके का हो सकता है, एक तो हैजार्डस हो सकता है, एक नॉन हैजार्डस हो सकता है। ठीक है, ये बायोमेडिकल वेस्ट था, मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया। वन इज योर नॉन हैजार्डस वेस्ट, ठीक है जी, ये आपका है नॉन हैजार्डस वेस्ट, और दूसरा आपका कौन सा होगा, हैजार्डस वेस्ट। और ये वेस्ट वो है जो आपको तकलीफ देगा, जो आपको दिक्कत करेगा, जो क्या इन्फेक्शन कर सकता है, क्या बिल्कुल इन्फेक्शन करेगा। क्या ये डिजीज कॉज कर सकता है, क्या बिल्कुल ये डिजीज भी कॉज करेगा। ठीक है, तो 2 तरीके का वेस्ट हुआ। अब हमें ये तो पता चल गया कि बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर भी हमें 2 तरीके की चीजों को पढ़ना होगा, एक तो हैजार्डस और एक नॉन हैजार्डस। लेकिन नॉन हैजार्डस और हैजार्डस को अलग अलग करना भी तो जरूरी है। क्या आपको डिफरेंट वेस्ट को, अगर मैं ये बोल दूं कि डिफरेंट वेस्ट को, ठीक है, क्या करना, सेपरेट करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि कोई हैजार्डस है और कोई हैजार्डस नहीं भी है। देखो आपने कहा कि सर कॉटन है ना, देखो कॉटन ऐसी भी हो सकती है जो नॉर्मल है, जिसके ऊपर सिर्फ स्प्रिट लगा हुआ है, H2O2 लगी हुई है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगी हुई है, तो वो इतनी ज्यादा आपके लिए क्या इंजीरियस नहीं है। लेकिन अगर कोई कॉटन ऐसी है जिसपे क्या है, एनाटॉमिकल वेस्ट लगे हुए हैं, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, हो सकता है यहाँ पर क्या हो, कोई यूरिन का सैंपल लगा हुआ हो। ठीक है, तो इस तरीके की जो कॉटन होगी वो आपको क्या हैजार्डस की तरफ ले जा रही है, क्या वो इन्फेक्शन दे सकती है, क्या बिल्कुल। ये डिपेंड करता है कि हम लोगों ने सेपरेट कैसे किए। अब ये जो सेपरेट करने की प्रोसेस है, डिफरेंट वेस्ट को सेपरेट करना, क्या कहलाता है, ये आपका वेस्ट सेग्रीगेशन कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखेंगे कि वेस्ट सेग्रीगेशन होता कहां पे है। वेस्ट सेग्रीगेशन आपकी टर्म यूज करी जाती है बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर, जब हम हैजार्डस और नॉन हैजार्डस वेस्ट को क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। ठीक है, समझ में आया वेस्ट सेग्रीगेशन क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके ये जो बायोमेडिकल रूल्स है 1998 मैनेजमेंट और हैंडलिंग वाले, यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर आपको एक टर्म दी हुई है, दैट इज कलर कोडिंग। और ये कलर कोडिंग होती क्या है, इसे समझते हैं। कलर कोडिंग होता है आपका वेस्ट को सेपरेट करना। ठीक है, मैंने क्या किया, आपको 3 कलर दे दिया। मैंने आपको बोला एक तो आपका वो वेस्ट होगा जो हाईली डेंजरस है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि हाईली डेंजरस के नाम से कोई वेस्ट है नहीं एक्चुअल में ऐसा। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला कि ये तो मॉडरेट है ना, इसका जो डेंजर है वो क्या है, मॉडरेट है। और फिर मैंने आपको दे दिया कि ये तो क्या है, बिल्कुल लो है। तो इनको आप अलग अलग कलर के क्या करोगे, बीन्स के अंदर डालोगे, क्योंकि वेस्ट तो क्या हो रहा है थ्रू आउट द इंडिया, आपके हर हॉस्पिटल से, नर्सिंग होम से क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो यहां पर क्या किया गया, कुछ कलर्स यूज किए गए, और उन कलर्स पे आपके क्या किया गया, अलग अलग बिन बनाए गए। और उन बिन की वजह से जो आपने क्या किया, देखो ये मैंने बोला एक बिन यहां रख दिया, एक बिन यहां रख दिया, और एक बिन आपका यहां रख दिया। मैंने बोला ये आपका येलो कलर का कर दिया जी, ये मैंने आपका
रेड कलर का कर दिया, ये मैंने आपका ब्लैक कलर का, ठीक है, मैंने आपको 3 कलर बता दिए। इन कलर बीन्स की हेल्प से आपके वेस्ट को सेपरेट करना, ये सेपरेट रखना क्या कहलाता है, कलर कोडिंग कहलाता है, ठीक है जी। टर्म याद हुई, कलर कोडिंग होती क्या है, हमने क्या किया, जो हमारा जितना भी वेस्ट है उसे सेग्रीगेट किया, येलो रेड चाहे आपका ब्लैक है, अलग अलग के मैंने आपको कलर के क्या दे दिए, बीन्स दे दिए, ठीक है, आपको मैंने क्या दे दिए, डब्बे दे दिए, डब्बों के अंदर आपने क्या किया, वेस्ट सेपरेट करना शुरू कर दिया। ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी, ये कलर कोडिंग कहलाती है। बात समझ में, वेस्ट सेग्रीगेशन और कलर कोडिंग दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों टर्म काम में होंगे, ठीक है जी। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि वेस्ट सेग्रीगेशन क्या होता है और कलर कोडिंग होती क्या है ना। अब अपने कलर कोडिंग पे चलते हैं कि एक्चुअल में कौन कौन से कलर के जो आपके बीन्स हैं वो आपको बताए गए हैं आपके बायोमेडिकल, जो आपका कौन सा बायोमेडिकल मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स कौन से हैं 1998 के अंदर, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसके अंदर जो बातें करी गई है ना वो आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से कलर के आपके हैं। सबसे पहले आपका जो 1998 वाले हैंडलिंग रूल्स में मिलता है आपका, वो है बिन येलो कलर का, सेकंड है आपका रेड कलर का, और थर्ड है आपका ब्लू और व्हाइट, ठीक है जी, ब्लू और व्हाइट, और लास्ट वन है आपका ब्लैक। चलिए, मैं यहीं पर आपको इसी में ही टेबल के साथ में दे दूंगा कि कौन कौन से डब्बे में आपको कौन कौन सा वेस्ट रखना है। चलिए, जो आपका येलो है, यहां पर जो भी वेस्ट होगा आपको क्या करना होगा, इसे इंसिनरेट करना होगा, इंसिनरेशन करना होगा। इसका बात समझ में आ रही है क्या, इंसिनरेशन करना होगा, या आपको क्या करना होगा, डीप ब्यूराइल करना होगा, है ना, मतलब नीचे जमीन में बहुत ही गहरा गाड़ना होगा, या आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जलाना होगा। और आपको ये बात तो पता है कि किसी भी वेस्ट को अगर हम जलाएंगे, है ना, तो क्या होगा, वहां पर ऐश तो बनेगी, और ऑब्वियस है उस ऐश का डिस्पोजल भी हम डायरेक्टली इन्वायरमेंट के अंदर नहीं कर सकते, उसे भी सेपरेट करना पड़ेगा, तो हमारा खर्चा बढ़ गया ना, समझ रहे हो। तो येलो के अंदर हम उन वेस्ट को रखेंगे जो क्या है, हाईली टॉक्सिक है। बात समझ में आ रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा करेंगे। चलिए, कौन से इसके अंदर बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो आप साइटोटॉक्सिक, इस नाम को याद करेंगे, साइटोटॉक्सिक वेस्ट, साइटोटॉक्सिक वेस्ट इसी के अंदर आएगा पहला। फिर दूसरा अगर मैं बात करूं, यहां पर माइक्रोबायोलॉजिकल, आपका माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट भी यहीं पर आएगा। अगर मैं थर्ड की बात करूं, आपका जो थर्ड वन है वो है आपकी डिस्कार्डेड मेडिसिन, डिस्कार्डेड मेडिसिन जो आपकी पुरानी हो गई, खत्म हो गई, जो आपने निकाल दी, वो सारी की सारी कहां आएंगी, यहां पर आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके रेड बिन्स है, यहां पर आपको क्या करना है, रेड के अंदर आप जो भी वेस्ट रखेंगे उसका आपको डिस्पोजल कैसे करना है। देखो, प्रोसेस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि येलो बिन्स के अंदर जो वेस्ट जा रहा है वो साइटोटॉक्सिक वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट और डिस्कार्डेड मेडिसिन, इन सबको क्या करना है, या तो इंसिनरेट करना है, या आपको क्या करना है, डीब्यूराइल करना है ना, लैंड फिलिंग भी करनी है तो तरीके से करनी है ना। अब यहां पर आता है आपका रेड के अंदर जो भी वेस्ट आएगा आपका, उसे आपको क्या करना है, ऑटोक्लेविंग करनी है इसकी, है ना। ऑटोक्लेविंग के अंदर मैं बात करूंगा, वैसे बता देता हूं यहीं पर ऑटोक्लेविंग होती क्या है। ऑटोक्लेविंग बोला जाता है अगर आप क्या करते हो, स्टीम के साथ वेस्ट को क्या करते हो, प्रेशराइज करते हो ना, और कंट्रोल्ड मैनर के अंदर करते हो, तो ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, आपकी ऑटोक्लेविंग कहलाती है, ठीक है जी। जलाना नहीं होता, ये ऑटोक्लेविंग है प्रोसेस, आगे बताऊंगा मैं इसको डिटेल में। ऑटोक्लेविंग करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आपको रखने कौन से वेस्ट है, देखो, जैसे आपका प्लास्टिक वेस्ट, फिर आपका नेक्स्ट ब्लड और यूरिन के, देखो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, ब्लड और यूरिन के जो आपके बैग्स है ना, पता ना आपको, जब भी हम क्या करते हैं, पैथोलॉजिकल देखते हैं, ऑपरेशंस वगैरह, पैथोलॉजिकल सेक्टर में अगर आप जाओगे, आप अगर डिपार्टमेंट में ही जाते हो किसी मेडिकल हॉस्पिटल में, पैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, तो आपको पता है वहां पर यूरिन बैग्स और ब्लड वगैरह बहुत सारा वेस्ट होता है इस तरीके का जो किया जाता है। इसे किस बॉक्स में रखना है, आपको रेड कलर वाले में रखना है, और इसके लिए प्रोसेस कौन सी यूज की जाएगी, ऑटोक्लेविंग यूज की जाएगी। क्या होता है ऑटोक्लेविंग, हमने क्या किया, स्टीम जनरेट करी, वेस्ट जो है उसको कंट्रोल्ड मैनर के अंदर हमने क्या किया, स्टीमलाइज किया, ताकि वहां से मॉइस्चर बने और वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, और फिर हम जो बचा हुआ मटेरियल उसका क्या कर लेते हैं, डिस्पोजल कर लेते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा इसमें क्या रख सकते हैं, इसके अंदर आप ग्लव्स जो भी आपने ऑपरेशन करते टाइम यूज किए वो भी यूज कर सकते हो, यहां पर रखे जाएंगे। और आपके कैथरेट्स, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है, कैथेटर्स, ये भी इसके अंदर आएंगे। नेक्स्ट आपका है ब्लू और व्हाइट, ये मैं देख इसलिए रहा हूं क्योंकि एक भी चीज अगर इधर से उधर हो जाती है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना, कोई भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, मेरे को भी है कि कंटेंट में सही दूं आपको। अच्छा जी, ब्लैक वाला जो है ये आपका वो वेस्ट है जिसे आप कहां भेजोगे, सीधा या तो लैंडफिल में भेज दोगे, या आप इसका क्या कराओगे, ब्यूराइल कराओगे, ठीक है। और यहाँ पर कौन से आएंगे, यहाँ पर आपका जितना भी क्या है, केमिकल वेस्ट, सारा का सारा केमिकल वेस्ट। और जनरली जो आपने साइटोटॉक्सिक वेस्ट यहाँ पर रखा है, कई बार साइटोटॉक्सिक वेस्ट अगर केमिकल नेचर के होते हैं तो उन्हें ब्लैक में भी रख लिया जाता है। मैं यहाँ दिख रहा हूँ साइटोटॉक्सिक वेस्ट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके का मटेरियल जो है आपका येलो में रखा जा रहा हो,
है ना। और हो भी सकता है कि वो मटेरियल जो है केमिकल हो या फिजिकल शेप में हो या फिजिकल आपकी फेज के अंदर हो, तो उसे अलग अलग बॉक्स के अंदर रखा जा सकता है। यहाँ ब्लैक के अंदर देखो साइटोटॉक्सिक वेस्ट भी रखा जा सकता है, लेकिन वो होगा किस नेचर का, आपका केमिकल नेचर होगा। बात समझ रहे हो क्या, ब्लैक तो ये हो गया, ठीक है जी। अब ब्लू और व्हाइट की बात करता हूं, यहां बताता हूं मैं आपको, जो भी आपके कितने हैं वेस्ट शार्प, जितने भी नीडल्स वगैरह है, वो सारा का सारा आपका वेस्ट जो है कहाँ आएगा, ब्लू और व्हाइट वाले बिन के अंदर आएगा। और आपका डिस्पोजेबल सॉलिड वेस्ट, डिस्पोजेबल सॉलिड वेस्ट, ये आपका कहाँ आएगा, ब्लू और व्हाइट के अंदर आएगा, ठीक है जी। यहाँ पर जो आपका वेस्ट आया इसे आप ट्रीट किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर इसे आप सबसे पहले डिसइंफेक्ट करेंगे। डिसइंफेक्ट करना बहुत जरूरी है। देखो सिरिंज अगर कहीं पर भी इस्तेमाल किया गया, मेरे को छोटी सी घटना याद आती है, दिल्ली के अंदर क्या हुआ था कुछ साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। वहां पर क्या हुआ था, जो आपकी सिरिंजेस थी है ना, जो यूज करी हुई थी, जो डिस्पोजेबल सिरिंजेस थी, उनको वापस से डिसइंफेक्ट करके और वापस भेज दिया गया था। तो इस तरीके के जो काम किए जाते हैं ना 2 नंबर के अंदर, ये इन्फेक्शन बढ़ा देते हैं, बीमारियां आपको पता है बहुत सारी, लगभग आपको मैं अगर बात करूं तो कम से कम 10 बीमारियां ऐसी गिना सकता हूं जो एक यूज की हुई सिरिंज से फैल सकती हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल HIV आप नाम ले सकते हो, जो कि एक यूज करी हुई सिरिंज से आसानी से फैलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले डिसइंफेक्ट करना जरूरी है। जब भी आपका शार्प वेस्ट की नाम आएगा, आपको इसे डिसइंफेक्ट करना जरूरी है। और डिसइंफेक्ट के बाद में आप इसके साथ क्या क्या करोगे वो मैं आगे बताता हूँ। यहाँ पर आप इसके साथ क्या करोगे, ये प्रोसेस है मल्टीलेशन, ठीक है, मल्टीलेशन करोगे और इसकी आप श्रेडिंग करोगे। और श्रेडिंग करने के बाद में आपको पता चल जाएगा श्रेडिंग का मतलब क्या होता है। देखो नया नाम आ गया श्रेडिंग। श्रेडिंग का मतलब होता है, अगर मैं बात करूं आपका, तो यहां पर इसे बोला जाएगा कटिंग और टीयरिंग, चीरना और फाड़ना हिंदी में बोल सकते हो आप, ठीक है। कटिंग और टीयरिंग को क्या बोला जाता है, श्रेडिंग बोला जाता है। अगर मैं बात कर रहा हूं आपकी, ये तो हो गई, इसके साथ पल्वराइजेशन वर्ड भी आता है, ठीक है, वो मैं अलग आपको बता दूंगा। पल्वराइजेशन में क्या होता है, क्रशिंग और ग्राइंडिंग होती है। श्रेडिंग के अंदर आप क्या करते हो, कटिंग और टीयरिंग करते हो, ठीक है। अब यहां पर टीयर करने के बाद में, कट करने के बाद में, इस वेस्ट के लिए आपको सोचना है कि आप उसे किस प्रोसेस से डिस्पोज करना चाहते हो। चाहे तो आप ऑटोक्लेविंग करो, चाहे आप इंसिनरेशन करो, और चाहे आप उसका ब्यूराइल कर दो, लैंडफिल कर दो, ठीक है। बात समझ में आएगी। ये चारों तरीके के मैंने आपको बता दिया। कई बार क्या होता है, ज्यादा कलर कोडिंग यूज करने से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो आप ये 3 मेन, येलो, रेड और ब्लैक, 3 भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं लेबलाइजेशन की, कि लेबल किस तरीके का यूज किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेबलाइजेशन, कि लेबल कैसे लगाते हैं। तो सारा का सारा लेबल जो भी लगाना है वो आपको इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनली चल रहा है आपको वो ही यूज करना है। बात समझ में आ रही है। जितने भी आपके सिंबल इंटरनेशनली यूज किए जाते हैं वो आपको लेबलाइजेशन पे यूज करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया, साइटोटॉक्सिक वेस्ट के लिए ट्रायंगल के अंदर क्या लिखा जाता है, सी लिखा जाता है। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका, ये आपका साइटोटॉक्सिक वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके की जो आपको लेबलाइजेशन करनी है ना, लेबलाइजेशन ये होगी किस तरीके से, जो भी इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो करते हुए आपको सिंबल दिए जा रहे हैं। सिंबल के साथ साथ अगर आपको क्या दिए जा रहे हैं, कुछ सिंबल के अलावा मैं बोलूं कि आपको स्टिकर्स भी होते हैं कुछ, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्या करती हैं, बिन्स के ऊपर लगी होती है, जिनसे पता चलता है कि यहाँ पर जो वेस्ट है वो हाईली क्या है, इन्फेक्टेड है, और आपका क्या हो सकता है, दूसरे इंसान को भी जल्दी से इन्फेक्ट कर सकता है। जैसे ब्लैक वाला साइटोटॉक्सिक वेस्ट जो है आपका, ये इसके लिए मैंने आपको सिंबल बताया, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यूज यही किए जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। ट्रीटमेंट पढ़ते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको वो डेटा दे रहा हूं जो मोस्ट प्रोबेबली आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो डिटेल में पढ़ाना तो अब टाइम कम था, वरना मैं बायोमेडिकल वेस्ट पे कम से कम 4 लेक्चर बनाता। अब 4 लेक्चर का कंटेंट मैं आपको 1 लेक्चर के अंदर दे रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं सिर्फ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप कोशिश करना, जो भी लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हो पूरा जरूर देखना, इसमें आपका ही फायदा है। पूरा मैंने 2 दिन का समय निकालकर ये जो है मटेरियल तैयार किया और मैं इससे आपको वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है। बात करते हैं ट्रीटमेंट की। अच्छा, ट्रीटमेंट से पहले अगर मैं बात करूं क्या ट्रांसपोर्टेशन की, ये भी एक इंपॉर्टेंट है क्या, बिल्कुल जी, ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर आप म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन करते हो तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर आप बायोमेडिकल वेस्ट का क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप कर रहे हो ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्ट करते टाइम अगर आपने ओपन चीजों के अंदर कर रहे हो, ट्रॉलीज के अंदर कर रहे हो, ट्रक्स के अंदर कर रहे हो, और वहां पर क्या हो रहा है, वो मेडिकल वेस्ट जो है इधर उधर फैला, आपको पता है ना कि ये वेस्ट सिरिंज है, शार्प वेस्ट है, बायोलॉजिकल वेस्ट है, अगर कहीं भी फैले तो किसी दूसरे इंसान को भी इजीली क्या कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इनके लिए क्या किया जाता है, जिस भी चीज के अंदर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, सपोज दैट मैंने आपको बोला कि आप ट्रॉली के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट जो है ना आपका, कौन सा, बायोमेडिकल वेस्ट जो है ना, इसका आप क्या करोगे, डिस्पोजल करोगे, ठीक है जी। आपने कहा ठीक है सर, हम डिस्पोजल कर देंगे ट्रॉली के अंदर भी, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जिन बीन्स के अंदर रखा उनसे भी हमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है
आपको क्या करना है, अगर इन्फेक्शन से बचना है, इन बीन्स को और इन ट्रॉलीज के अंदर जो भी आपका वेस्ट जो है ट्रांसफर किया जा रहा है, इन्हें आपको क्या करना है, डिसइंफेक्ट करना है। ठीक है, अब डिसइंफेक्ट करना है तो किससे करना है, ज्यादातर आपके जो होते हैं कौन से, क्लोरीन एजेंट यूज किए जाते हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं हाइपोक्लोराइड की, तो हाइपोक्लोराइड भी आपका यूज किया जाएगा क्या, बिल्कुल हाइपोक्लोराइड भी यूज किया जाता है। अगर मैं बात करूं CaOCl2 है ना, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है हाइपोक्लोराइड का। ठीक है, हो सकता है करेक्ट ना हो, लेकिन मेरे को जहां तक अंदाजा मैंने सही लिखा है। ठीक है, या मैं आपको ये बता दूं हाइपोक्लोराइड भी बोला जाता है, हाइपो भी बोला जाता है ओनली मार्केट के अंदर। ठीक है, तो डिसइंफेक्ट किया जाता है। और ये जो सोल्यूशन होता है आपका कितनी क्वांटिटी के अंदर, कितनी परसेंटेज के अंदर रखा जाएगा, ये 1% सोल्यूशन। ठीक है, 1% सोल्यूशन रखा जाता है आपका, जिससे आपको क्या करना है, वीक के अंदर एक बार, वंस अ वीक, मैंने ये बोल दिया, वंस अ वीक, हफ्ते के अंदर एक बार, जो भी आपकी ट्रॉली ट्रांसपोर्ट कर रही है वेस्ट को, जो भी आपके बीन्स जो है जिनके अंदर आपने कचरा डाला है बायोमेडिकल वेस्ट वाला, उनको एक बार ट्रीट करना जरूरी है हफ्ते के अंदर। किससे करना है, क्लोरीन एजेंट से यूज करना है आपको, कोई भी। ठीक है, हाइपोक्लोराइड यूज कर सकते हो, और 1% आपका सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन रहनी चाहिए। ठीक है जी, ये बात हुई ट्रांसपोर्टेशन की। अब चलते हैं हम आगे ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बायोमेडिकल वेस्ट का ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से मुझे पूरी उम्मीद है इस बार एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि एक पूछा जाएगा। देखो ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले तो मैं एनालिस्ट करता हूं वो प्रोसेस को जो यहाँ पर यूज किए जाएंगे। ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहला प्रोसेस आपका जो यूज किया जाएगा, इसे मैं बोलूंगा केमिकल डिसइंफेक्शन। ठीक है, केमिकल डिसइंफेक्शन। दूसरा आपका प्रोसेस है ऑटोक्लेविंग। ठीक है जी, ऑटोक्लेविंग। और थर्ड है आपका, ये है आपकी हाइड्रोक्लेविंग। सोच रहे होगा कि सर नाम तो एक सा ही है, ऑटोक्लेविंग और हाइड्रोक्लेविंग। और फोर्थ है आपका, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस तो होंगे, ऑब्वियस सी बात है, और वो है आपका माइक्रोवेविंग। ठीक है, और फिफ्थ है आपका इंसिनरेशन। ये 5 मेथड है जो आपको पांचों के पांचों पढ़ने हैं बायोमेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल के लिए। ठीक है, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल डिसइंफेक्टेंट से। ठीक है, केमिकल डिसइंफेक्शन जो है आपका वो किस तरीके से किया जाता है ना। अब देखो केमिकल डिसइंफेक्टेंट जो है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप Cl2 मतलब जितने भी एजेंट क्या कर रहे हैं, क्लोरीन रख रहे हैं अपने पास, उन एजेंट्स को आप एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज कर सकते हो। और किस कॉन्सेंट्रेशन में यूज करना है, 1% की कॉन्सेंट्रेशन के अंदर यूज करना है। देखो केमिकली डिसइंफेक्टेंट हम यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो भी वेस्ट आया है, अगर उसको रैक पिकर्स ने हाथ लगाया, अगर सेपरेटर्स ने हाथ लगाया, अगर आपने क्या किया, लोड किया किसी ट्रॉली के अंदर, कहीं भी आपने हाथ लगाया, तो आप भी इन्फेक्ट हो सकते हो। इसलिए सबसे पहले आपको केमिकल डिसइंफेक्शन करना जरूरी है इस वेस्ट का। और कैसे करना है, क्लोरीन एजेंट के साथ करना है, 1% कॉन्सेंट्रेशन। इसके अलावा और कौन से यूज किए जाते हैं, यूज किया जाएगा क्या आपका फिनोल, क्या आपका अल्कोहल भी यहाँ पर यूज किया जाएगा। फिनोल को हटा दो, अल्कोहल की जगह यहाँ लिख लो फॉर्मल्डिहाइड। ये भी कई बार यूज किया जाता है, कई बार आपका अल्कोहल भी यूज किया जाता है। ठीक है, और इनके अलावा कुछ एजेंट्स हैं, वो भी मैं लिख देता हूं यहां पर। इनके अलावा आपके एजेंट हैं आयोडीन भी इस्तेमाल हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, आयोडीन याद रखेंगे। ठीक है, आयोडीन याद रखेंगे। फॉर्मल्डिहाइड, अल्कोहल, क्लोरीन वाले एजेंट जितने भी हैं आपके, ये सब क्या है, केमिकल डिसइंफेक्टेंट है। ठीक है, इनसे आप क्या करोगे, केमिकल डिसइंफेक्शन करोगे। और आपको यहां पर जितने भी, देखो मैं आपको बताऊं, अगर बात करूं आपके यूरिन और ब्लड बैग्स जो है आपके, है ना, ब्लड बैग्स, इनका जो आपको ट्रीटमेंट है ना, इनका जो ट्रीटमेंट है वो सबसे पहले करने से पहले आपको क्या करना होगा, डिसइंफेक्शन करना होगा। और वो किसकी हेल्प से किया जाएगा, इन सब एजेंट की हेल्प से, क्लोरीन वाले, अल्कोहल वाले, फॉर्मल्डिहाइड वाले, आयोडीन वाले, इन सबसे आप क्या कर सकते हो, डिसइंफेक्ट कर सकते हो। यूरिन और ब्लड बैग्स सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि ये देखो क्या है, ह्यूमन है ना, ह्यूमन के अंदर से जनरेट हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है, हम तो जानते भी यूरिन में अमोनिया होता है, खूब होता है भैया। यूरिया लगभग 4.5 ग्राम यूरिया हम सब लोग निकाल देते हैं एक दिन के अंदर। ब्लड की बात करूं तो ब्लड के अंदर भी आपको पता है बहुत सारी सेल्स होती हैं जो इन्फेक्ट कर सकती हैं इजीली किसी को भी। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या जाना कि सबसे पहले आपको डिसइंफेक्ट, इनके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर इनमें से भी आप, ये इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है थर्मल प्रोसेस। ठीक है, इनको थर्मल प्रोसेस बोला जाता है। और इनमें से किसी थर्मल प्रोसेस के अंदर भी आ रहे हो आप टेम्परेचर वाली में, तो भी आपको सबसे पहले केमिकली डिसइंफेक्ट करना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए जी, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम, और नेक्स्ट है हमारा ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, फिर अंदर घुसेंगे डिटेल में। चलिए जी, बात करते हैं ऑटोक्लेविंग क्या होती है। ऑटोक्लेविंग देखो क्या है, ऑटोक्लेविंग एक प्रोसेस है जहां आप क्या करते हो, मैंने आपको बताया था कि आप कंट्रोल्ड मैनर के अंदर, कंट्रोल्ड मैनर में क्या करते हो, स्टीम करते हो, है ना, स्टीम जनरेट करते हो।
ठीक है। स्टीम का मतलब क्या, वेपर होता है क्या, क्या वेपर और स्टीम का मतलब हम यहाँ पर प्रेशर भी निकाल सकते हैं क्या, मतलब हमने क्या किया, वेस्ट को प्रेशराइज किया एक कंट्रोल्ड मैनर के अंदर, ठीक है। और है कैसा ही, देखो टेम्परेचर है, और टेम्परेचर किस रेंज का होगा, लो रेंज का होगा, लो रेंज का टेम्परेचर है, लेकिन कैसा है ये, कंटिन्यूअस है क्या, बिल्कुल। ये सारे कीवर्ड जो मैं लिख रहा हूं ना, पूरी प्रोसेस आपको यही समझा दे रही है। देखो टेम्परेचर किस रेंज में रहेगा, लो रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा, और आप कंट्रोल्ड मैनर के अंदर टेम्परेचर भी दे रहे हो और साथ में स्टीम जनरेट करवा रहे हो वहां से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जो प्रेशर जनरेट करवाया, वेपर जनरेट करवाई, क्या यहाँ पर वॉल्यूम रिडक्शन हो रहा है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यस, आप ऑटोक्लेविंग से वॉल्यूम रिडक्शन कर सकते हो, बिल्कुल वॉल्यूम रिडक्शन कर सकते हो। क्या आप वेट भी रिड्यूस कर सकते हो क्या, बिल्कुल, वेट और वॉल्यूम दोनों आप रिड्यूस कर सकते हो। और नेक्स्ट ऑटोक्लेविंग के बाद में जो आपका था, अगर मैं बात करूं कौन सा, हाइड्रोक्लेविंग, वहां पर भी क्या आप ये दोनों काम कर सकते हो, वॉल्यूम रिडक्शन का और वेट रिडक्शन का, दोनों काम वहां पर भी होंगे। अगर मैं एक वर्ड के अंदर बात करूं तो क्या मैं ऑटोक्लेविंग को स्टीम स्टेबलाइजेशन भी बोल सकता हूं क्या, बिल्कुल, मैं इसे स्टीम स्टेबलाइजिंग भी बोल सकता हूं, ठीक है। आप अगर एक वर्ड के अंदर देना चाहें तो आप ऑटोक्लेविंग को क्या बोल सकते हैं, स्टीम स्टेबलाइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ऑटोक्लेविंग की, तो जनरली ऑटोक्लेविंग जो है ना आपकी तीन तरीके से ली जाती है, और तीनों को हमें पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और इनमें मैं बात करूं सबसे पहले अगर आपकी है तो वो है आपकी ग्रेविटी, आपकी है ये ग्रेविटी टाइप ऑटोक्लेविंग, ठीक है जी, ग्रेविटी टाइप, दो तीनों यहीं पर बात कर लेते हैं एक साथ। और दूसरी आपकी प्री वैक्यूम, प्री वैक्यूम, अच्छा जी। और लास्ट वन आपकी जो थर्ड है वो है आपकी ये है रिटोर्ट टाइप, रिटोर्ट टाइप, अच्छा जी। अच्छा, समझने की बात करो, यहां पर होगा क्या, एक वर्ड काम में आएगा हमें ग्रेविटी टाइप में, सब में तीनों में आएगा, और वो वर्ड है इवेक्यूएट, इवेक्यूएट, ठीक है जी। इवेक्यूएट क्या होता है, इवेक्यूएट होता है आपका खाली कराना ना, अगर मैं बोलूं खाली कराना या फ्री कराना, इसे बोला जाता है इवेक्यूएट। तो कहने का मतलब ये है, ये तो हमें पता चल गया कि हम स्टीम स्टेबलाइजेशन कर रहे हैं वेस्ट के साथ, जो आपका बायोमेडिकल वेस्ट है उसके आप क्या करवा रहे हो, स्टीम स्टेबलाइजेशन, मतलब आपने क्या उसको प्रेशर दिया, क्या आपने वहां पर स्टीम जनरेट करी, जब स्टीम जनरेट हुई, प्रेशराइज हुआ, वहां पर क्या होगा, एक अंदर क्या हो रही है, एक हवा है, लेकिन उस हवा को हमने क्या किया, दबा दिया, तो क्या उसे रिड्यूस करना भी जरूरी है, क्या उसे हटाना भी जरूरी है, बिल्कुल जी, हटाना भी जरूरी है। तो मैं अगर बात करूं ग्रेविटी टाइप ऑटोक्लेविंग के अंदर, बस इनके अंदर ना कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट का फर्क है, वही आपको याद रखना है। देखो ग्रेविटी टाइप जो आपका है, यहां पर जो आप मॉइस्चर रिमूव, मॉइस्चर नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो आप एयर रिमूव करोगे, मतलब जो आपको इवेक्युएट करवानी है एयर, वो आप किस तरीके से करवाते हो, उसका कॉन्सेप्ट है सिर्फ। यहां पर जो आप एयर इवेक्युएट करवाओगे वो आप डायरेक्टली प्रेशर अप्लाई करोगे, प्रेशर अप्लाई किया हुआ है तो आपको पता है, अगर आपने प्रेशर अप्लाई किया तो क्या होगा, जो भी यहाँ पर एयर आपकी डेवलप हुई है ना वेस्ट के अंदर, क्या ये तो आपको पता ही है ना कि जब भी हमने सैनिटरी लैंड फिलिंग किया, चाहे हमने ये देखा कि एरोबिक डिकम्पोजिशन हो रहा है, चाहे एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो रहा है आपके वेस्ट का, वहां पर गैसेस जनरेट हो रही है ना, वो गैसेस आपकी क्या है, क्या वो आपकी एयर है क्या, बिल्कुल, वो गैसेस आपकी एयर ही है। और यहाँ पर भी जो आपकी वेस्ट के डिस्पोजल से जो हमने किया वो उसका जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट के बाद तो डिस्पोजल होना ही ऑब्वियस सी बात है, और इन मेथड्स के अंदर क्या हो रहा है, डिस्पोजल प्लस आपका क्या हो रहा है यहाँ पर, और ट्रीटमेंट भी हो रहा है, ट्रीटमेंट के साथ डिस्पोजल भी हो रहा है। क्यों, अगर मैं क्या करूं, ऑटोक्लेविंग प्रोसेस के अंदर ही आपने प्रेशराइज किया, वेस्ट के साथ सब कुछ कर लिया, अब आप क्या करो, उसी वेस्ट को हीटिंग में भेज दो, हीट ही तो कर रहे हो, तो ये टेम्परेचर है लेकिन लो है, टेम्परेचर है, हीट भी हो रहा है, वेट भी रिड्यूस हो रहा है, वॉल्यूम भी रिड्यूस हो रहा है। अब इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, उसका डिस्पोज कर सकते हो ट्रीटमेंट के बाद में, ठीक है। लेकिन जो आगे वाले मेथड है, जैसे इंसिनरेशन की बात करूं, तो वहां पर आपका ट्रीटमेंट के साथ साथ डिस्पोजल भी होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर वगैरह भी यूज कर लिए जाते हैं उनमें, यहाँ पर भी आप अलग अलग तरीके के वेट स्क्रबर भी यूज कर सकते हो, बात समझ में आ रही क्या भैया, सब कुछ किया जा सकता है, वेंचुरी स्क्रबर भी यूज कर सकते हो, जो वेट वेस्ट के साथ डिस्पोजल का काम करते थे उनको आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यहां पर आता है ग्रेविटी टाइप, यहां पर आप क्या करोगे, सिर्फ प्रेशर यूज करोगे, ओनली प्रेशर यूज करते हैं, आपका क्या किया जाएगा, एयर को इवेक्युएट करने के लिए, मतलब मैंने यहां पर मैं यूं कह दूं हवा, या मैं यूं कह दूं कि यहां पर जो गैसेस हैं आपकी, गैसेस और आपकी क्या एयर है ना, इसको रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए आपने क्या किया, प्रेशर यूज किया, प्रेशर यूज किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर जो आपको अच्छा खासा चाहिए होगा। चलिए टेम्परेचर की बात करूं मैं, तो यहाँ पर 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर आपका कितने टाइम तक रहता है, 60 to 90 मिनट। इंपॉर्टेंट डेटा है, भूलना नहीं है, याद रखना है भैया। अगर आप क्या कर रहे हो, ग्रेविटी टाइप ऑटोक्लेविंग कर रहे हो, तो आपको एयर को रिमूव करने के लिए 121 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, और कब तक देके रखना होगा, 60 से 90 मिनट। चलिए
प्री वैक्यूम की बात करते हैं। प्री वैक्यूम ऑटोक्लेविंग के अंदर क्या किया जा रहा है, नाम ही समझ में आ रहा है प्री वैक्यूम, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर क्या वैक्यूम पंप यूज किया जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर वैक्यूम पंप यूज किया जाता है ताकि आप एयर को क्या कर सको, इवेक्यूएट कर सको। समझ में आ रहा है क्या, एयर को इवेक्यूएट करने के लिए यहाँ पर क्या यूज किया जाता है, वैक्यूम पंप यूज किया जाता है। अच्छा जी, इस वैक्यूम पंप के अंदर भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर की रेंज होगी। बिल्कुल जी, यहाँ पर टेम्परेचर की रेंज है आपकी 132 डिग्री सेंटीग्रेड, और टाइम जो है आपका पिछले के कंपैरिजन में कम है, और ये है आपका 30 to 60 मिनट। समझ में आया क्या भैया, वेस्ट का ट्रीटमेंट हो रहा है, तो क्या वहां पर गैसेस बनेंगी, क्या वहां पे एयर आएगी, उस एयर को इवेक्यूएट करने के लिए हमने क्या किया, ग्रेविटी टाइप ऑटोक्लेविंग यूज करी, प्री वैक्यूम यूज करी और रिटॉर्ट टाइप यूज करी। इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, प्रेशर की हेल्प से आपने क्या कर दिया, एयर को इवेक्यूएट करवाया। प्री वैक्यूम में क्या किया आपने, वैक्यूम पंप यूज किया, और टेम्परेचर क्या था 132 से 132 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और कितने टाइम तक, 30 से 60 मिनट तक। अब लास्ट जो है आपका रिटोर टाइप, यहां पर आप कुछ भी यूज कर सकते हो, एनी काइंड, ठीक है, एनी काइंड। आप यहां पर ये भी यूज कर सकते हो, प्रेशर भी यूज कर सकते हो, आप वैक्यूम भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसकी टेम्परेचर रेंज जो है वो याद रखना जरूरी है। और दूसरी बात ये है कि यहां पर ना लार्ज चैम्बर्स लिए जाते हैं, लार्ज चैम्बर लिए जाते हैं, और लार्ज, मैं अगर ये कह दूं, क्या मैं इनको ये बोल सकता हूँ कि ये लार्ज वॉल्यूम यूनिट होती है, आपकी लार्ज वॉल्यूम यूनिट होती है रिटोर टाइप की, और इनके अंदर कई सारे चैम्बर्स लाइन के अंदर, सीरीज के अंदर यूज किए जाते हैं, ठीक है। टेम्परेचर भी इसका देखो, मैं बता देता हूँ आपको, टेम्परेचर की जो अगर रेंज की बात करूं मैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसके अंदर टेम्परेचर क्या है, मैंने रखा हाई, तो क्या यहाँ पर साइकिल लेंथ जो है, साइकिल लेंथ बोल दूं मैं, साइकिल टाइम बोल दूं, वो क्या होगा, लो होगा क्या, बिल्कुल। आपके रिटोर्ट टाइप के अंदर क्या होता है, आपने एक से ज्यादा, भैया जगह बढ़ा दी, जगह बढ़ा के आप क्या कर रहे हो, वॉल्यूम रिड्यूस करना चाहते हो। अब आप कहोगे सर सरफेस एरिया की बात कर रहे हो क्या, वॉल्यूम की बात कर रहे हो, मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आप क्या करते हो, लार्जर चैम्बर्स यूज करते हो। उन लार्जर चैम्बर्स के अंदर क्या होता है, आप वॉल्यूम को क्या करवाना चाहते हो, वॉल्यूम को आप रिडक्शन करवाना चाहते हो, इसलिए आपने क्या कर दिया, टेम्परेचर राइज कर दिया। और ऑब्वियस सी बात है, जब आपने टेम्परेचर और ज्यादा राइज किया तो आपका साइकिल टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बिल्कुल, साइकिल टाइम क्या होता है, कम होता है। ये आपकी कंप्लीट प्रोसेस थी ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग इससे बाहर नहीं जाएगा, आपको इतना ही पढ़ना है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ऑटोक्लेविंग होता क्या है, आपका स्टीम स्टेबलाइजेशन होता है, यहाँ पर कंटिन्यूस टेम्परेचर रहता है, कंट्रोल्ड मैनर के अंदर हम स्टीम जनरेट करवाते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सकता है, ठीक है, दोनों चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, आपका थर्ड मेथड, और वो है आपका हाइड्रोक्लेविंग। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। देखो, मेहनत करने के बाद में कंटेंट निकलता है, और कंटेंट को समझाना बहुत बड़ी बात होती है। मेरे को पता आपने यूट्यूब पे पहले से हो सकता है बायोमेडिकल वेस्ट समझ भी लियो, है ना, कोशिश करी हो समझने की भी, पर आपको इतना अच्छा समझ में नहीं आया होगा जितना आ जाएगा, ठीक है। ये वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा बायोमेडिकल वेस्ट पर, आप कहोगे आप कहीं मर्जी से पूछ ले हमसे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, और वो है आपका हाइड्रोक्लेविंग, ठीक है। आपका थर्ड नंबर का मेथड है आपका हाइड्रोक्लेविंग। हाइड्रोक्लेविंग क्या होता है, अगर मैं ये बोलूं कि ये एक इनोवेशन है, इनोवेशन है क्या, बिल्कुल जी इनोवेशन है, या मैं यूं कहूं कि एक अप्रोच है, इनोवेटिव अप्रोच है आपकी, किसके प्रति, जो आपने ऑटोक्लेविंग में यूज किया। ऑटोक्लेविंग की अगर मैं बोलूं मॉडर्न, अगर आप ऑटोक्लेविंग की मॉडर्न अप्रोच की बात करो, इनोवेशनल अप्रोच की, तो वो क्या है, आपकी हाइड्रोक्लेविंग है, ठीक है जी। क्या आपकी हाइड्रोक्लेविंग एक इनोवेटिव अप्रोच है, बिल्कुल इनोवेटिव अप्रोच है। क्या किया जाएगा इस प्रोसेस के अंदर, चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखो, एक और इस चैम्बर के अंदर मैंने क्या किया, दो जैकेट बना दिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है कि दो जैकेट बना दी, एक तो बना दी मैंने आउटर, और एक मैंने बना दी क्या, इनर। अच्छा जी, क्या मेरा जितना भी वेस्ट है वो कहां स्टोर है, वो अंदर वाले में। और अब इस बाहर वाली जो जैकेट है, ये जो आपकी जैकेट है, यहां पर मैंने क्या किया, आपकी हीट जनरेट करी। और ये हीट कैसे जनरेट करी मैंने, स्टीम, यहां पर मैंने स्टीम ही जनरेट करी है। और वो स्टीम जैसे जैसे बनेगी, देखो आपने टेम्परेचर राइज किया, ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर राइज होगा तो बाहर वाली जो आपकी जैकेट है वो भी तो किसी न किसी मटेरियल की बनी होगी ना भैया। क्या वो इस जगह पे, अगर आप इस पोर्शन के अंदर क्या कर रहे हो, हीट जनरेट कर रहे हो, और यहाँ पर भी एक दीवार है, यहाँ पर भी दीवार है, इसके बीच में हीट जनरेट कर दी, तो क्या इस वेस्ट तक आपकी हीट पहुंच रही है, क्या बिल्कुल पहुंचेगी, हीट पहुंचेगी। क्या इस हीट के अंदर से स्टीम जनरेट होगी, क्या क्या यहाँ से वेपर्स उठेंगे, क्या यहाँ से वॉल्यूम का रिडक्शन होगा, क्या। ऑब्वियस सी बात है, जब हम क्या करेंगे, मैंने भी आपको बताया, ये एक थर्मल केस है ना, थर्मल केस। जैसे आपने क्या किया होगा, कई बार थर्मस देखा होगा, चाय वाला या पानी वाला, देखो थर्मल कोटिंग होती है चारों तरफ। आप क्या करते हो,
इलेक्ट्रिसिटी या टेम्परेचर कैसे भी, गर्म पानी डाल देते हो तो गर्म रहता है, ठंडा डाल देते हो ठंडा रहता है। अगर मैं केटल की बात करूं तो केटल में क्या होता है, आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो और होता क्या, अंदर पानी कैसे गर्म होता है, जो दीवारें होती हैं चारों तरफ करंट उनमें दौड़ता है, सेम वैसा ही काम है यहाँ पर। आपके बीचों बीच में हमने क्या किया, ये आपकी इनर सरफेस या आपकी आउटर सरफेस, बीच में हमने क्या किया, हीट जनरेट करवा दी, और यहाँ पर हीट जनरेट करने से क्या हुआ, इनडायरेक्ट हीटिंग हुई यहाँ पर आपकी वेस्ट को, और जैसे ही आपकी वेस्ट को इनडायरेक्ट हीटिंग होती है, क्या यहाँ पर स्टीम बनेगी, स्टीम बनेगी जी बिल्कुल। क्या यहाँ पे वेपर्स उठेंगी, बिल्कुल वेपर्स उठेंगे। और अब हम क्या वेट करेंगे, हम उस प्रेशर का वेट करेंगे जो हमें क्या है रिक्वायर्ड, बात समझ रहे हो क्या, हम वो प्रेशर का इंतजार करेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है, किसके लिए, कि इसके अंदर से इतने प्रतिशत, सपोज है मैंने आपको बोला कि एक्वस सोल्यूशन 60% पे होता है, 55% आपका डिस्पोजल के लिए मोस्टर जरूरी है। किसी भी सॉलिड वेस्ट को अगर आप सेमी सॉलिड वेस्ट को भी डिस्पोज कर रहे हो तो मोस्टर 55% जरूरी है, एक्वस के लिए 60% जरूरी है। यहां पर आप डिस्पोजल करना चाह रहे हो तो प्रेशर जितना रिक्वायर्ड है उसके लिए आपको टाइम भी तो चाहिए होगा ना, जितना प्रेशर आपको रिक्वायर्ड है उस प्रेशर को जनरेट करने के लिए आपको जितना टाइम और टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। बस सेम कॉन्सेप्ट है ऑटोक्लेविंग का, लेकिन यहाँ पर हमने हीटिंग कैसी करी है, इनडायरेक्ट हीटिंग करी है। हमने इस चैम्बर के अंदर बाहर वाले जो इसकी आउटर लेयर्स जो है इनके अंदर हीटिंग जनरेट करी, अंदर वाला जो वेस्ट है वो क्या हुआ, एक तरीके से उबलना शुरू हो गया। क्या यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एक तरीके का उबलना शुरू हो गया। कैटल वाला केस अगर आप याद रखेंगे तो आपको हाइड्रोक्लेविंग एकदम समझ में आएगा। टेम्परेचर की रेंज और मैं आपको बता देता हूं कितनी है यहाँ पर। टेम्परेचर की रेंज अगर आप 132 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हो तो आपका टाइम जो है वो कितना है, 50 मिनट रिक्वायर्ड है। 15 मिनट के अंदर आपको जितना प्रेशर रिक्वायर्ड है ना, इसके अंदर से जितना प्रेशर आपको डेवलप करना है ताकि यहाँ से क्या हो जाए, आपकी जितनी भी गैसेस है वो रिमूव हो जाए, ये डिसइंफेक्टेंट भी हो जाए एक तरीके का, ठीक है, समझ रहे हो क्या। तो आपको 132 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 15 मिनट तक रखना है, और अगर आप 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रख रहे हो तो आपको टाइम कितना देना पड़ेगा, 30 मिनट देने पड़ेंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रोसेस जो है आपका 4th नंबर का वो है आपका माइक्रोवेविंग। चलो जी, माइक्रोवेविंग क्या होती है, अगर मैं माइक्रोवेविंग के अंदर बात करूं तो यहां पर क्या होगा, क्या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है क्या, बिल्कुल जी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। आपका जितना भी वेस्ट है उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर करोगे आप, जो भी चीज करोगे आप डायरेक्टली करोगे, ठीक है। और यहाँ पर करना क्या है आपको, इस प्रोसेस के अंदर क्या काम क्या लेना है, सबसे पहले तो ये वेस्ट जो यहाँ पर आया है ये आपका क्या होना चाहिए, प्री श्रेडेड होना चाहिए। प्री श्रेडेड का मतलब क्या है कि भैया इसको चीरा और फाड़ा हुआ होना चाहिए, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर होना चाहिए। क्या बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर होगा तभी आप माइक्रोवेव के अंदर इंजेक्ट कर सकते हो। सेम प्रोसेस है जैसा आप माइक्रोवेव घर पे यूज करते हो, सेम वही चीज यहाँ पे हो रही है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है आपका वेस्ट के साथ माइक्रोवेव का, ठीक है। और आपका यहाँ पे वेस्ट कैसा होना चाहिए, प्री श्रेडेड होना चाहिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पर टेम्परेचर की तो ये आपका 25 मिनट है रिक्वायर्ड होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के लिए। चलिए होगा क्या, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या छोड़ा गया यहाँ पर, रेडिएशन डेवलप किया गया। अब आपको ये तो पता ही है कि माइक्रोवेव रेडिएशन होगा, जब भी रेडिएशन होता है, विकिरण जब भी एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं तो क्या ये हीट डेवलप करते हैं, बिल्कुल हीट डेवलप करेंगे। और इनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, समझ रहे हो आप, एक फ्रीक्वेंसी पे मैंने क्या किया, कोई आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट कर दिया, ठीक है, माइक्रोवेव के अंदर। अब इस माइक्रोवेव के अंदर जब हीट जनरेट होगी तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है जितने भी आपके, क्या हम चाहते क्या है, हम डिस्पोजल कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हम खत्म करना चाहते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, आपके पैथोजेंस को जो बीमारी पैदा कर रहे हैं, ठीक है, उन्हीं को खत्म करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है जो आपको याद रखनी है, और वो है आपकी 3000 हर्ट्ज, भैया 3000 हर्ट्ज से लेके ये आपकी कहां तक है, ये है आपकी, ये है 3 लाख मेगा हर्ट्ज तक। इतना रेडिएशन आप देते हो, और इतना रेडिएशन देने से फायदा क्या होगा, माइक्रोवेव से जो आपने वेस्ट को क्या किया, ट्रीट किया है, वो वॉल्यूम के अंदर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम के अंदर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्या उसका वेट भी कम हो जाएगा, वेट भी कम हो जाएगा, बिल्कुल जी वेट भी रिड्यूस हो जाएगा। बात समझ रहे हो, वेट और वॉल्यूम दोनों ही अगर आपने क्या किया है माइक्रोवेविंग के अंदर वेस्ट को किया है ट्रीट, तो यहाँ पर क्या होता है, वेट और वॉल्यूम दोनों रिड्यूस होते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, सॉरी, कि यहां पर आप ह्यूमन ऑर्गन्स को ट्रीट नहीं करा सकते, याद रखेंगे, ह्यूमन ऑर्गन्स आर नॉट ट्रीटेड इन द माइक्रोवेविंग प्रोसेस ऑफ बायोमेडिकल ट्रीटमेंट। बात समझ में आ रही है, ये चीज आपको याद रखनी है। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये स्टार मार्क करने लायक चीज है कि आपके जितने भी ह्यूमन ऑर्गन है, ठीक है, ह्यूमन ऑर्गन्स को आप यहां पर ट्रीट नहीं कर सकते, नहीं ट्रीट किया जाता, ठीक है, ह्यूमन ऑर्गन्स को ट्रीट नहीं किया जाएगा। आपका एनाटॉमिकल वेस्ट जो है ह्यूमन बॉडी वाले, उनको भी ट्रीट नहीं किया जाएगा, ठीक है।
बात समझ रहे हैं? ये पूरी प्रोसेस होती है आपकी माइक्रोवेव। याद रखना है 25 मिनट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हीट जनरेट करेंगे, और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, ये आपकी 3000 हर्ट्ज से लेके इतना आपका मेगा हर्ट्ज रहता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, और नेक्स्ट मेथड आपका सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, वो है आपका इंसिनरेशन। देखो इंसिनरेशन नाम से समझ में आ रहा है ना, कि जलाना, जलाने का मतलब क्या है, इंसिनरेशन है। ठीक है जी, इंसिनरेशन का मतलब जलाना है, ये तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन किस तरीके से जलाना है, लास्ट मेथड आपका, और ये है इंसिनरेशन। अच्छा जी, इंसिनरेशन आपका जलाना है, लेकिन कैसे जलाना है? क्या यहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा? बिल्कुल जी, हाई टेम्परेचर रेंज होगी। ठीक है, क्या ये कंट्रोल्ड मैनर में होगा? बिल्कुल जी, ये कंट्रोल्ड मैनर के अंदर होगा। ठीक है जी, हाई टेम्परेचर पे आपने क्या किया, कंबस्टन किया। क्या मैंने आपको इससे पहले कैटालिटिक कन्वर्टर पढ़ाया है? बिल्कुल कैटालिटिक कन्वर्टर पढ़ाया। सेम कॉन्सेप्ट है, एक तरीके से आप यहाँ पर भी क्या कर रहे हो, जला रहे हो इंसिनरेशन। एक क्लोज्ड कंट्रोल्ड मैनर के अंदर आपने क्या किया, कंट्रोल्ड मतलब क्लोज चैम्बर है आपका, और कंट्रोल्ड मैनर के अंदर आपने क्या कर दी, हीटिंग कर दी, मतलब एक तरीके का कंबस्टन कर दिया। दैट प्रोसेस नोन एज इंसिनरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है आपका, इंसिनरेशन बोला जाता है। और ये आपका जो वेस्ट है उसे कन्वर्ट कर देगा। कौन सा वेस्ट है आपका जिसे कन्वर्ट करेगा? ये देखो बात समझो, आपका वेस्ट जो है, जो क्या कंटेन कर रहा है, ज्यादातर इन्फेक्शन वाला आपका जो वेस्ट है, इन्फेक्शन कंटेन कर रहा हो, या आपका फोटोलॉजिकल वेस्ट। ठीक है, फोटोलॉजिकल वेस्ट। फोटोलॉजिकल वेस्ट से समझ रहे हो ना, मतलब कौन से, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना। फोटो का मतलब एनर्जी, एनर्जी से बनी हुई चीजें भैया, रेस वगैरह वाला समझ रहे हो, एक्सेल हो गए, बाकी सब मटेरियल, ऐसा भी हो सकता है फोटोलॉजिकल वाला। बाकी इन्फेक्शन जो क्रिएट कर रहा है, वो सारे के सारे वेस्ट आपको क्या करने हैं, आपको यहाँ पर कन्वर्ट करवाने हैं। किस में आप कन्वर्ट करवा लोगे? इसे आप कन्वर्ट करवा लोगे मिनरल रेजिड्यू। बात समझ में आ रही है आपको? मिनरल रेजिड्यूज बनते हैं यहाँ पर, मतलब ऐश बनेगी, ऑब्वियस सी बात, ये तो समझ आ गई हमें। मिनरल रेजिड्यू का मतलब कुछ बच रहा है क्या, कुछ बचा कुचा मटेरियल है, जलाने के बाद ऐश बनेगी। क्या यहाँ पर आपकी गैसेस भी बनेगी? बिल्कुल जी, यहाँ पर आपकी गैसेस भी बनती है। बात समझ में आ रही है? इंसिनरेशन समझा। सबसे पहले क्या, एक क्लोज चैम्बर के अंदर आपने क्या करवाई है, कंट्रोल्ड हीटिंग करवाई है, और वहां पर क्या कंबस्टन हुआ है। कंबस्टन करने से आपने जितना भी आपका वेस्ट जो इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है, फोटोलॉजिकल वेस्ट है, उसको आपने कन्वर्ट करवा लिया किसके अंदर, मिनरल रेजिड्यू के अंदर। बात समझ में आ रही है? और गैसेस के अंदर यहाँ पर जो ऐश है, क्या ऐश को कंट्रोल करने का मेथड हम पढ़ चुके हैं? बिल्कुल, हमने पार्टिकुलेट को कंट्रोल करने का पूरा मेथड पढ़ चुके हैं। क्या मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर आप यूज कर सकते हो। क्या मैंने आपको इसकी एफिशिएंसी रेंज बताई थी? मैंने बिल्कुल बताई थी। इसकी एफिशिएंसी रेंज होती है वो लेस देन 99% होती है। मतलब क्या 99% तक आपको ये सक्षम है एफिशिएंसी देने में? बिल्कुल, ये सारा काम होता है आपका इंसिनरेशन के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंसिनरेशन के अंदर जो भी आपको वेस्ट यूज करना है। ये तो आप जानते हो कि वेस्ट दो तरीके का होगा, एक तो वो होगा जो लिक्विड कंटेन कर रहा है, और दूसरा वो होगा जो लिक्विड कंटेन नहीं कर रहा। तो इसी तरीके से आपका इंसिनरेशन होगा। लिक्विड वेस्ट के लिए भी इंसिनरेशन होगा, और जो आपका सॉलिड वेस्ट है बायोमेडिकल के अंदर, उसके लिए भी आपका इंसिनरेशन होगा। दोनों के अलग अलग नाम है, मैं आपको लिखवा देता हूं। देखो, सबसे पहला है आपका लिक्विड वेस्ट। ठीक है, लिक्विड बताना जरूरी हो जाता है। लिक्विड वेस्ट इंसिनरेशन बता देता हूं मैं यहाँ पर आपको, लिक्विड वेस्ट इंसिनरेशन। और सेकंड आपका रहेगा, और ये है आपका रोटरी किल्न। रोटरी किल्न इंसिनरेशन। बात समझ रहे हो क्या? ये आपके क्या हो गए, दो तरीके के वेस्ट हो गए। अच्छा, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि लिक्विड वेस्ट इंसिनरेशन के अंदर ऑब्वियस सी बात है वो वेस्ट आएगा जिसके अंदर लिक्विड है। हाँ जी, 90% तक आपका जो ट्रीटमेंट होता है ना, जो भी बायोमेडिकल वेस्ट का अगर इंसिनरेशन कर रहे हो आप, इन दोनों मेथड से ही कर लेते हो। इन दोनों मेथड से आप 90% तक ट्रीटमेंट कर लेते हो। ठीक है, इंसिनरेशन अगर कर रहे हो तो। नहीं कर रहे तो बचे हुए 10% वेस्ट के लिए आपके अलग मेथड काम में लिए जाते हैं। और वो मेथड क्या होते हैं, उनका मैं नाम आपको बता देता हूँ यहाँ पर। वो मेथड जो है आपके, ये मेथड है आपका फ्लूइडाइज्ड, ये लो मैं लिख देता हूँ, फ्लूइडाइज्ड बैग्स, ये यूज की जाती हैं। और आपका सेकंड है, या आप स्टैंडर्ड करते हो, स्टैंडर्डाइज करते हो। क्या स्टैंडर्ड मेथड? पायरोलाइसिस। पायरोलिसिस क्या होता है? देखो, श्रेडिंग और पायरोलिसिस एक सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का ही मेथड है। जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पढ़ रहे हो ना, उसका भी मेथड है, उसका भी वीडियो मिलेगा आपको। पायरोलिसिस क्या होता है? देखो, पायरोलिसिस होता है आपका ग्राइंडिंग और क्रशिंग, और श्रेडिंग आपकी क्या होती है? ये होती है आपकी कटिंग एंड टीयरिंग। दोनों वर्ड याद रखना है। फिर से कहोगे सर हम भूल गए। देखो भैया, श्रेडिंग क्या होती है, मैं लिख देता हूं। श्रेडिंग होता है आपका कटिंग एंड टीयरिंग। चलिए, अगर मैं बात करूं पायरोलिसिस की, पायरोलिसिस आपका क्या होता है? ये होता है आपका क्रशिंग
एंड ग्राइंडिंग। ठीक है, ये दोनों वर्ड समझ में है, ये दोनों वर्ड यहाँ पर यूज हो रहे हैं। ठीक है, 90% तक आपका इंसिनरेशन किसी भी बायोमेडिकल वेस्ट को करना है तो आप लिक्विड वेस्ट इंसिनरेशन और रोटरी किल इंसिनरेशन से कर सकते हो। सिविल वाले खुश हो रहे होंगे, क्या सर रोटरी किल का नाम आ गया मतलब हमें सीमेंट और हमारे मुंह में आने लग गया पानी। क्या हमें स्लोप याद आ रही है क्या? 1:15 नहीं याद कर रही, ठीक है, यहाँ याद नहीं करनी है, आगे याद करवाऊंगा। 10% जो बचा हुआ है उसके लिए आप क्या कराओगे? फ्लूइडाइज्ड बेड यूज करोगे या आप स्टैंडर्ड पाइरोलिसिस कर सकते हो। चलिए जी, सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिक्विड वेस्ट का डिस्पोजल कैसे करना है। चलिए देखिए, यहां पर मैंने आपको क्या बताया, लिक्विड वेस्ट जनरेटर जो है, लिक्विड वेस्ट इंसिनरेशन जो है, जनरेटर नहीं सॉरी इंसिनरेटर्स, इनके अंदर मैंने आपको बता दिया अभी तक कि अगर हम जाने बात करें इसकी तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कोई लिक्विड वाला वेस्ट आएगा। अब अगर आपका लिक्विड वाला वेस्ट है तो इसके अंदर लिक्विड तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। जब यहाँ पर लिक्विड है और इसे आप क्या कर सकते हो? पंपिंग कर सकते हो। बात समझ में आ रही है क्या? लिक्विड वेस्ट ऐसा होना चाहिए जो क्या हो सके? पंपिंग हो सके, और पंपिंग होकर कहां पहुंच सके? आपके बर्नर तक। देखो फाइनल टारगेट तो यही है कि हमें बर्न करना है, जलाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका लिक्विड वेस्ट है वो इस लायक तो होना चाहिए उसे पंपिंग की जा सके। जब आपने पंपिंग करी उसे बर्नर में पहुंचाओगे, बर्नर में पहुंचा दिया तो क्या इसका कंबस्टन हो जाएगा? क्या बिल्कुल इसका कंबस्टन हो जाएगा, ये जल जाएगा, इससे एसिड वगैरह जो भी बचेंगे फाइनल प्रोडक्ट, उसके बारे में बात नहीं करनी। अच्छा, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को अगर मैं बोलूं तो एक तरीके से आप क्या ये बोल सकते हो कि सर ये ऑटोमाइजेशन हो रहा है, और ये ऑटोमाइजेशन हो रहा है तो किसकी हेल्प से होगा? ऑब्वियस सी बात है एक नोजल की हेल्प से होगा। अगर ये नोजल की हेल्प से हो रहा है तो क्या ये फाइन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में इजेक्ट होगा? बिल्कुल जी, फाइन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म के अंदर इजेक्ट होगा चैम्बर में। बात समझ रहे हो क्या आप? मैंने क्या बताया आपको, लिक्विड वेस्ट को पंप करके बर्नर तक पहुंचाने की प्रोसेस सिर्फ लिक्विड वेस्ट के साथ की जा सकती है। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑब्वियस सी बात है कि लिक्विड की क्वांटिटी क्या है? ज्यादा है, जिसे पंप कर सकते हो और बर्न कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? ऑटोमाइजेशन क्या होता है? इसे मैं ऑटोमाइजेशन ही बोल सकता हूँ इस चीज को। क्या ये एक नोजल की हेल्प से करवाया जाता है? बिल्कुल एक नोजल की हेल्प से करवाया जा सकता है। क्या ये एक फाइनल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म के अंदर बर्नर में फेंकेगा? समझ रहे हो क्या? जो आपका श्रेडेड मटेरियल उसे क्या बर्नर में बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में फेंकेगा? क्या बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में फेंकता है और आसानी से वो जल जाते हैं फाइन ड्रॉपलेट्स। अच्छा, कितना इजेक्ट करवा सकते हैं? ये आपका 352 आप 700 किलो पास्कल तक वेस्ट जो है ना एक बार में आप क्या करवा सकते हो? इस नोजल से इजेक्ट करवा सकते हो। ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है लिक्विड वेस्ट इंसिनरेशन के अंदर। अच्छा जी, यहां पर देखो 3 तरीके से इजेक्ट करवाया जा सकता है। नोजल तो आपको पता है ना भैया, कन्वर्जेंटिंग और डाइवर्जेंटिंग सेक्शन, बर्नूली। सिविल वाले फिर खुश हो गए कि सर हमारे काम की चीजें तो कोई ना कोई आ ही जाती है। बिल्कुल जी आ जाती है सिविल वाले, क्योंकि मैं भी सिविल का हूं तो मैं एग्जांपल सिविल का दे पाता हूं। ठीक है, इस तरीके का कुछ पोर्शन अगर मैं बना दूं और यहां से क्या आपका लिक्विड जो है कुछ इस तरीके से निकलता है क्या? बिल्कुल जी, इसे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म के अंदर निकलता है। और यही मैं बात कर रहा हूं कि कंबस्टन चैम्बर में जो नोजल से इजेक्ट होगा आपका वेस्ट, वो कैसी फॉर्म में होता है? ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होता है। अच्छा जी, कितना करा सकते हो? 350 से 700 किलो पास्कल तक, ये भी बात समझ में आई। लेकिन अगर यहां पर मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से इजेक्ट करवा सकते हो, तो ये पॉसिबल है। अगर आप हॉरिजॉन्टल कराना चाहो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, अगर आप वर्टिकली करवाना चाहो वर्टिकली भी हो सकता है। भैया देखो, यूं भी हो सकती है डायरेक्शन तो इजेक्ट करवाने की, यूं भी हो सकती है, बात समझ रहे हो क्या? और टेंजेंशियल भी हो सकती है क्या? बिल्कुल टेंजेंशियल भी हो सकती है। और अगर आप सबसे ज्यादा अच्छी मिक्सिंग कराना चाहते हो तो आपको कौन सा यूज करना है? टेंजेंशियल टाइप यूज करना है। अच्छा जी, अब यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं कि जितना भी आपका पूरे दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर मैं बात करूं नॉन हैजार्डस, ठीक है, नॉन हैजार्डस जो आपका वेस्ट है वो भी कौन सा? सॉलिड वेस्ट। उसको किसकी हेल्प से आप ट्रीट करवाते हो? उसे आप इंसिनरेटर्स की हेल्प से ट्रीट करवा लेते हो। याद रखेंगे नॉन हैजार्डस सॉलिड वेस्ट। देखो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, हैजार्डस वेस्ट, नॉन हैजार्डस वेस्ट, ठीक है। फिर आपका इस पे ये भी बन सकता है बायोडिग्रेडेबल हैजार्डस वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल नॉन हैजार्डस वेस्ट। मतलब आपको कंफ्यूज किया जाएगा, बस वहीं आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। बस यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर रखना दिमाग में। मैंने बोला नॉन हैजार्डस सॉलिड वेस्ट आपका इंसिनरेट किया जा सकता है और वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा ये चीजें यूज होती हैं, ये मेथड यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो मैंने पूरी बातें बताई ना आपको, इंसिनरेशन जो हो रहा है ये आप लिक्विड वेस्ट के साथ भी कर रहे हो, सॉलिड वेस्ट के साथ भी कर रहे हो। और रोटरी किलिंग तो आपको ऑब्वियसली बात पता है कि जब हमें कोई एक सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल चैम्बर दे दिया जाए और उसमें से अगर हमें कोई मटेरियल पास कराना हो तो क्या वहां पर जितनी भी गैसेस होंगी कुछ बनेंगी, कुछ गैसेस बनेंगी, कुछ क्या रेजिड्यू बचेंगे? क्या बिल्कुल कुछ रेजिड्यू बचेगा, कुछ गैसेस बचती हैं। ठीक है, आगे बढ़ के हम उसकी बात करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जो आप इजेक्शन करवा रहे हो ना, जो इजेक्ट करवा रहे हो वेस्ट, उसको आप हॉरिजॉन्टल, टेंजेंशियल और वर्टिकल तीनों तरीके से करवा सकते हो।
चलिए जी आगे बढ़ते हैं और हमारा लास्ट मेथड है उसके बारे में बात करते हैं। लास्ट मेथड के अंदर हमारा लास्ट पॉइंट रह गया और वो है रोटरी किल। ठीक है, रोटरी किल में मैंने आपको पहले ही एक पॉइंट तो दे ही दिया कि आपकी वर्ल्ड के अंदर 90% तक जितना भी वेस्ट है कौन सा, नॉन हैजार्डस। फिर से मैं उसी लाइन को बोल रहा हूँ, नॉन हैजार्डस आपका सॉलिड वेस्ट किससे ट्रीट किया जाता है, ये आपका ट्रीट किया जाता है और डिस्पोज करवाया जाता है रोटरी किल से। देखो ट्रीट तो हो रहा है और डिस्पोजल करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि कोई हम अलग चीजें लेके आएंगे। यहीं पर ही आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, वैक्यूम स्क्रबर यहां पर तो नहीं यूज कर सकते लेकिन किसी और जगह यूज कर सकते हो। वेट स्क्रबर होते हैं आपके, वेंचुरी स्क्रबर होते हैं, यही सब डिवाइसेज है जो पोल्यूशन कंट्रोल करते हैं और फाइनल जो आपके एंड प्रोडक्ट है इनको कंट्रोल करते हैं, वरना इनका इमिशन भी क्या होता है एनवायरमेंट के अंदर बढ़ जाता है। चलिए किल की बात करते हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट डेटा दे देता हूँ है क्या, किल होती क्या, एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता रहा हूँ, एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर जो किस फॉर्म के अंदर लगा हुआ है, कुछ ऐसे लगा हुआ है क्या, हाँ बिल्कुल एक स्लोप पे लगा होता है ताकि आपका मटेरियल जो है वो आगे आगे बढ़ता रहे। बात समझ में आ रही है। और ये स्लोप रखी जाती है 2 to 4%, पहले ही बता दिया मुझे। इससे इस साइड से अगर आपने क्या करवाया, एंटर करवाया, तो इधर से क्या होगा, पास होगा ये, और पास होने के अंदर यहीं पर क्या करना है आपको, टेम्परेचर मेंटेन करना है, बिल्कुल हाई टेम्परेचर मेंटेन करना है। और यहीं पर ही क्या आपका कंबस्टन होगा, क्या बिल्कुल यहीं पर ही आपका कंबस्टन होता है, क्या यहीं पर ही आपका रेजिड्यू बनना शुरू हो जाता है और वो रेजिड्यू जो होता है आगे आपकी ऐसी यूनिट में पहुंच जाएगा जहां पर ऐश कलेक्ट हो जाती है। और इस कैश को कलेक्ट करने के लिए देखो यहाँ पर ऊपर क्या होगा, ईएसपी लगा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा होगा, ये सारा काम किया जाता है। मैं आपको सिर्फ इसके अंदर डेटा दे देता हूँ। रोटरी किल देखो आप पढ़ते लग जाओगे ना तो आपको इंटरमीडिएट भी मिलेगी, स्लैगिंग टाइप की भी मिलेगी, नॉन स्लैगिंग भी मिलेगी, बहुत है, जितना मर्जी पढ़ते जाओ। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना है, एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है, ठीक है, जो एक स्लोप पे होता है, 2 से 4% की स्लोप पे है, ठीक है। और इसके अंदर मैं आपको और भी लिखवा देता हूँ, डेटा थोड़ा सा है, ये आपको याद रखना है। 1/4 यूनिट अगर आपसे अलग पूछ लीजिए, 1/4 टू 1/2 इंचेज, इतना ही स्लोप होता है, इंचेज पर फीट। 1 फीट के अंदर आप कितना स्लोप दोगे, 1/4 से 1/2 इंच का स्लोप देते। ठीक है जी, ये सारी बात याद रहेगी। अब देखो होता क्या है, किसी भी आपका जो ट्रीटमेंट मेथड है उस ट्रीटमेंट मेथड की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, डिस्पोजल की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आपको कुछ चीजें, जैसे अगर मैं बात करूं रेजिडेंस टाइम पे भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा कि एफिशिएंसी कैसे बढ़ सकती है। यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला देने जा रहा हूं और वो फॉर्मूला आपका किसका है, रेजिडेंस टाइम का। रेजिडेंस टाइम के फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल बन सकता है, इसलिए दे रहा हूं मैं आपको। और वो फॉर्मूला है T = 0.19 डिवाइड बाई DSN। देखो D क्या है, D आपका डायमीटर है, N आपका क्या है, ये आपके रिवोल्यूशन आरपीएम है, रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। और जो S है आपका, ये है आपकी किल्न रेक और स्लोप। किल्न रेक भी बोल सकते हो आप इसे, किल्न रेक, और आप इसे क्या बोल सकते हो, स्लोप बोल सकते हो, ठीक है। अगर आपको स्टैंडर्ड डेटा नहीं दिया हुआ, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, T = 0.19 DSN डिवाइड बाई, ठीक है, DSN याद रखेंगे। D क्या डाया है, मैं डेटा लिखवा देता हूं। देखो डाया जो अगर आपको नहीं दिया हुआ तो 1.5 से आपको 4 मीटर के बीच में लेना है। अगर आपको आरपीएम नहीं दिया हुआ तो कितना लेना है, 0.5 से 0.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर मैं बात करूं यहाँ पर लेंथ की, लेंथ नहीं दी हुई, ऑब्वियसली उसमें काम नहीं है, लेकिन L/D और आपका जो S है, समझ रहे हो, स्लोप और लेंथ बाय डेप्थ रेशियो जो है, इसका आपस में रिलेशन होता है। अगर मैं बात करूं तो रेजिडेंस टाइम जो है, देखो यहाँ पर स्लोप के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और आपके जो आरपीएम है इनके क्या है, भैया क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं अगर ये बात कहूं कि किसी एक केस में मैंने आरपीएम जितने रखे, दूसरे केस में मैंने आरपीएम हाफ कर दिया, तो आपको पता है रेजिडेंस टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ रहे हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा है एक दूसरे पे। इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इंटर कनेक्ट करके। तो इनके जो रेशियो है L/D जो है, ये आपको देखो काम आता है, लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, न्यूमेरिकल कर रहे हो, तब उस कंडीशन में आपको रेशियो निकालना पड़ सकता है, आपको डायरेक्ट रिलेशन पूछा जा सकता है। मैं आपको यहाँ पर लेंथ की रेंज देने वाला हूं। अगर आपको लेंथ नहीं दी हुई तो आप रोटरी किल की लेंथ कितनी रखेंगे, ये आप 3 से 10 मीटर के अंदर रखेंगे। कितनी रखेंगे भैया, यहाँ लिख देता हूं, 3 से 10 मीटर के अंदर रखेंगे, ठीक है जी। दिस इज द ऑल अबाउट बायोमेडिकल वेस्ट। मैंने आपको पूरा का पूरा एक लेक्चर के अंदर जितना मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है इस टॉपिक के अंदर से पूछा जा सकता है, वो मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है, ठीक है जी। आप पूरा वीडियो देखो, 1-2 बार रिवाइज करो, अच्छे से समझ में आ जाएगा बायोमेडिकल वेस्ट। और इसके अलावा कुछ नहीं है, और पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अगर एग्जांपल याद करना है कि येलो, रेड, ब्लू, व्हाइट, इनमें कौन सा रखा जाए तो कर लेना, वरना ट्रीटमेंट के अंदर इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो 50 किताबें खोलने का टाइम नहीं है, एग्जाम आ गया सर पे। तब तक के लिए मैं अपने शब्दों को धन्यवाद देता हूँ और अपने शब्दों को यही रोकता हूँ। आपका धन्यवाद।